नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में बात करूंगा। ये टाटा मोटर्स नहीं है, ना भी ये मारुति है। मैं एक होम ग्रोन ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में बात करूंगा। ये ऑटोमोटिव कंपनी अपने आप को एक होल्डिंग कंपनी के रूप से बदल चुकी है और बहुत सारे डिविजन्स हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऑटोमोटिव कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर चुकी है और उनके पास कैपिटल नहीं है। लेकिन आज मैंने सरप्राइज में देखा कि ये कंपनी बैंक भी खरीदना चाह रही है और 400 करोड़ लगा के आरबीएल में 4% 3% की स्टेक लगभग ले चुकी है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम और 6% ले सकते हैं, 9.9% की स्टेक तक हम जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और जिसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद महिंद्रा है। इस कंपनी में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। पहला ही एक है तो महिंद्रा एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने जाके ये कार भी शुरू किया, कार मेकिंग शुरू की। उन्होंने रेवा नाम के पहले भारत की इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। उसके बाद उन्होंने जावा की मोटरसाइकिल का फ्रेंचाइजी ले ली। उसके बाद वो स्कॉर्पियो एसयूवीज में बहुत सक्सेसफुल रहे। उन्होंने एसयूवी लॉन्च की थी, वो खुद की एसयूवी थी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, ये सब उन्होंने बहुत अच्छा किया मार्केट में। और उन्होंने एक महिंद्रा हॉलीडेज का एक रिसोर्ट्स का बिजनेस भी है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस रियल एस्टेट का बिजनेस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का बिजनेस भी है। लेकिन उनका क्राउन ज्वेल है टेक महिंद्रा, जो ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने सत्यम को खरीदा, सत्यम से मर्जर हुई और इसके बाद बहुत बड़ा हो गया। ये सब इस महिंद्रा एंड महिंद्रा के सब्सिडरीज हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है, मैं शेयर होल्डर हूँ और स्वराज इंजन्स भी उनका बिजनेस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आनंद महिंद्रा बहुत एम्बिशियस है एंड ही स्प्रेड हिमसेल्फ अ बिट टू थिन, क्योंकि उन्होंने ससंगयांग नाम का एक कोरियन कंपनी खरीदा था। जैसा टाटा ने पहले दवू कमर्शियल व्हीकल को खरीदी थी और जैगुआर लैंड रोवर को खरीदी थी। टाटा के बहुत पास एक अनइंटरप्टेड सोर्स ऑफ कैश फ्लो थी, जैसे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसमें वो 73% ओनर है। और जो कैश फ्लो आ रही थी वो अपने डिविडेंड एंड बाईबैक के जरिए टाटा सन्स को ऊपर बेचती थी और टाटा सन्स उसको डिप्लॉय करती थी। इसके जरिए उन्होंने टाटा मोटर्स को टर्न अराउंड किया। एक जमाना था जो बोल रहे थे ये बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन जब नैनो फेल होगी, लेकिन उन्होंने येस को सक्सेस किया और बहुत सारे ऐसे कार्स लॉन्च किए जिससे सक्सेस होगी और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में जिनके पास पहले ही टेक्नोलॉजी थी रेवा की, वो कुछ नहीं कर पाए इलेक्ट्रिक कार्स में। बिना वो छोड़ दे आपकी उनकी एसयूवी की सक्सेस, स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार की सक्सेस, और ये जो दूसरा होना भी नया एक लॉन्च किया है। उन्होंने बीच में रेनो के साथ भी एक कार की वेरिटो का कार बनाया था, वो जॉइंट वेंचर फेल हो गया। फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर की थी, फोर्ड उनको सौंपना चाहता था सारी फैक्ट्रीज, तो फोर्ड का जॉइंट वेंचर उनको बड़ा किया होता, उन्होंने वो भी छोड़ दिए। एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी थी महिंद्रा सीआई, उसको भी बेच दी। इन सब के जब वो इतना जूझ रहा है, जावा है लेकिन वो एनफील्ड को टक्कर नहीं दे पा रही है। उसी टाइम ने हार्ली डेविडसन और ट्रायम्फ होम हीरो मोटर्स से और बजाज ऑटो के जरिए अंदर आ रही है। आप महिंद्रा के बारे में क्या समझते हैं? आपका क्या ख्याल है और क्या सोचते हैं आनंद महिंद्रा के बारे में? और इस जो उन्होंने अटेम्प्ट की है इस बैंक की प्रमोटर बनने की, उसका क्या ख्याल है? क्या वो ये इसको रिग्रेट कर रहे हैं कि वो कोटक महिंद्रा में पहले पार्टनर थे और उनको फोर्स किया था उदय कोटक बाहर न जाने के लिए आरबीआई की रेगुलेशंस दिखा के? क्या वो फिर से एक बैंक खरीद कर उसको भी जैसे कोटक को उन्होंने बड़ा किया, उनका एक्स पार्टनर उदय, वैसे ही बढ़ाने की कोशिश हो रही? क्या ये ईगो की बात है? जैसे रतन टाटा का एयर इंडिया खरीदना, लोग बोल रहे हैं कि ये टाटा का ईगो है, वो अपने ताऊ का कंपनी है, वो बोल रहे ताऊ का कंपनी आप लोग छीन गए, मैं वापस लाया। आप क्या कहते हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में
उनकी कोई कंपनी मेगा हिट नहीं दे पाई है। उनकी गाड़ियां पहले बहुत चली, थार बीच में बहुत चली, लेकिन ऐसा एक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे टेक महिंद्रा भी वॉलेटाइल है, उनका बिजनेस वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी अच्छा मुनाफा कमाते हैं, कभी नहीं। तो या तो इतने सारे बिजनेस है, उनके पास मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है जो वो सोच के ये कर सके कि अगले 5 साल में 10 साल में क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे बिजनेस है, अच्छे बिजनेस भी है, लेकिन उनको कैसे चलाना है वो अभी मुझे नहीं लगता उन्हें पता है। अभी ये आरबीएल का जो स्टेक खरीदा है इन्होंने, अभी ये इसमें क्योंकि अभी जो आरबीआई के रूल्स है उसके हिसाब से आप एज एन इन्वेस्टर सिर्फ 9.99% स्टेक खरीद सकते हैं और उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन एज अ प्रमोटर आप 26% तक एक बैंक में स्टेक रख सकते हैं। तो क्या ये लोग चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीएल के साथ मर्ज करवा के उसका प्रमोटर बनना चाहते हैं? उसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्या गेम प्लान है। आरबीएल तो वीक बैंक है, वो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं। बजाज फाइनेंस की को ब्रांडेड, हाँ, लेकिन लास्ट ईयर जब आरबीआई ने एक पब्लिक सेक्टर बैंकर को अपॉइंट किया तो उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है, जिससे आरबीएल में काफी सुधार आया है। 1 साल में आरबीएल का शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। पहले मार्केट को लगा था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से आए हैं वो जो आरबीआई को लगता था इतना सारा अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो उसको सही नहीं कर पाए। अभी आरबीएल कार्ड्स को पीछे रख के दूसरे सेक्टर में लोन दे रही है। तो बट लोग बोल रहे हैं अभी भी मार्केट में, जो मैंने पढ़ा कि अभी इतना इट इज नॉट आउट ऑफ troubled water, it's not out of troubled waters, the ship has not got out of troubled waters। हर अभी भी कुछ प्रेशर है। क्या जैसा आईडीएफसी बैंक ने की, जो बचाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बुक को से बचाने के लिए उन्होंने आईडीएफसी बैंक को फर्स्ट कैपिटल से मर्ज करवाया। आप सोच रहे हैं क्वाइट डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और आरबीएल का शॉर्टकट मर्जर हो सकता है। तो कोविड के टाइम एमएनएम फाइनेंशियल का बहुत बात चल रहा था कि वो बेचना चाहते हैं, कि वो देख रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम सबका ही बुक लॉसेस और एनपीएस ज्यादा होने की आशंका थी। अब तो सब सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टेबल से 2 कंपनियां ही सिर्फ अट्रैक्टिव है, एक महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स और दूसरा टेक महिंद्रा की प्रॉब्लम है कि वो इतना मार्जिन नहीं ले पा रहे, जैसा वो टीसीएस या इन्फोसिस ले रहे हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डिपेंडेंट है क्योंकि उनका ब्रिटिश टेलीकॉम का पास्ट है, तो सारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस उनका कम्युनिकेशन और टेलीकॉम से आ रही है। तो जब रिसेशन या दुनिया में अच्छा नहीं होता है, उनको रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता है। टेक महिंद्रा में एक और चीज की, अभी हाल ही में उन्होंने एक इन्फोसिस से आदमी को अपॉइंट किया है जिसकी सैलरी करीबन वो लोग बता रहे हैं कि 50 करोड़ कॉस्ट आएगा, और इस तरफ उन्होंने कहा है कि वेज हाइक्स नहीं देंगे। तो ये सब वो 50 करोड़ जो दे रहे हैं वो भी इम्पैक्ट करेगा टेक महिंद्रा की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आपने ये सुना महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। हमारा कोई राय नहीं कि आप कंसिडर करें ना करें। जो हमारा राय है महिंद्रा के बारे में, और क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, इसका हमने विश्लेषण करने की कोशिश की है। आप इस पॉडकास्ट में आए और उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 26 अगस्त को हम बैंगलोर व्हाइटफील्ड में एक इवेंट करने वाले हैं। जो उधर मुझे मिलना चाह रहे हैं वो उधर आ सकते हैं। इन सब मीटिंग का डिटेल्स पता लगाने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें आप संपर्क करें। मेरा टीम आपको सारे डिटेल्स दे देगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।